जनता में पुलिस का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन बदमाशों में, गुंडों में पुलिस का भय होना चाहिए। जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो बाउंड ओवर हो जाए। अवैध हथियारों का जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम का जो उपयोग कर रहे हैं, अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं, दिखाने का जो प्रचलन है, आपको नहीं लगता है ये कानूनी अपराध है और इसको कैसे आप रोक पाएंगे? किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी अवैध हथियार की तस्वीर के साथ फोटो अपलोड कराते हैं तो आप 25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी हो जाते हैं। कि जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसे खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं, पूरे भिंड और दतिया जिले में वो परिचित है और लोकप्रिय भी हैं। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाहौर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपसे मुलाकात होने के लिए और एक मंच मुझे प्रदान करने के लिए। रविंद्र शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में रखना चाहेंगे जिसके लिए आपको जाना भी जाता है। रविंद्र शर्मा जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो अवैध हथियारों का जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम का जो उपयोग कर रहे हैं, अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं, दिखाने का जो प्रचलन है, आपको नहीं लगता है ये कानूनी अपराध है और इसको कैसे आप रोक पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये कानूनी अपराध है। कायदे से जो आप वेपन्स रखते हैं उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस के अनुसार ही आपको वेपन्स मिलता है। सरकार की एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अलावा आप किसी भी तरह के शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं जो अवैध शस्त्र है तो आप पे 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। उस शस्त्र का यूज भी आप कर रहे हैं तो 27 आर्म्स एक्ट भी आपके ऊपर लग जाता है। तो एक तो हम लगातार सोशल मीडिया के ग्रुपों पर हमारे जो आरक्षक हैं, हमारा जो बल है, उससे नज़र बनाए रखते हैं। खुद भी हम देखते हैं और हमारी जो पब्लिक से कनेक्टिविटी है, कौन इस तरह की गतिविधि कर रहा है, उनसे भी हम डाटा इकट्ठा करते रहते हैं और उन पर लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं। आपके माध्यम से मेरी सभी युवा वर्ग से अपील है, इस तरह की सोच से दूर हटें, क्रिया अच्छी सोच में लगें और ये शुद्ध रूप से अपराध है। अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी अवैध हथियार की तस्वीर के साथ फोटो अपलोड कराते हैं तो आप 25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी हो जाते हैं। अतः मेरी सभी युवाओं से अपील है कि दिखावे में ना आएँ, अपना भविष्य, अपना कैरियर चौपट ना करें और इस तरह की शोबाजी से दूर रहें, नहीं तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो रविंद्र शर्मा, लाहौर थाना प्रभारी की विशेष नज़र बनी हुई है और कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, उन पर नज़र रखी जा रही है। जो भी युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो अवैध हथियार लेकर के किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड ना कराएं। यदि आप कराते हैं तो आप तैयार रहें, किसी भी समय आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल रविंद्र शर्मा जी, अक्सर देखा जाए तो ये सभी जगह शुरू हो गया, ट्रेंड में लोग युवा आ रहे हैं और आप उनके माता पिता को गाइडलाइन नहीं देना चाहेंगे जो बाइक लेकर घूमते हैं और अवैध हथियार का उपयोग करते हैं, उनके लिए क्या? हाँ बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो परिवार ही है। हम पुलिस अगर सोचे कि हम सारे अपराध रोक लेंगे, संभव नहीं है। पुलिस को जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, मीन्स परिवारों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक रोक पाना बड़ा मुश्किल है। अवेयरनेस इसका बहुत बड़ा कारण है। तो मैं तो सभी माता पिताओं से अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों की परवरिश पर अच्छा ध्यान दें, साथ ही उन पर नज़र भी रखें कि कहीं जो बालक मन होता है, जो एक अवस्था रहती है 15 से 22-23 साल की, वो उसमें कई चीज़ों की समझ नहीं होती, क्या गलत है क्या सही है। अगर माँ बाप उनकी काउंसलिंग करेंगे, उन पर नज़र रखेंगे, उनको समझ में आएगा कि गलत संगत में जा रहा है, तो समझाने पर अधिकांश लोग उससे उबर जाते हैं। तो सभी माता पिता से मेरी अपील है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर वो किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में हैं तो उनको काउंसलिंग करें और अगर उनको कहीं काउंसलिंग में दिक्कत है तो हमसे भी संपर्क करें, हम भी समझा सकते हैं। जी रविंद्र शर्मा जी, अक्सर आप भी काउंसलिंग करते हैं, हमने देखा है आप ज़्यादातर बैठक लेते हैं, युवाओं से जोड़ने का काम करते हैं, तो लाहौर में भी वो प्रक्रिया करेंगे जो आप अन्य जिलों के थानों में करते हैं? बिल्कुल करेंगे। हमारी नगर सुरक्षा समिति एक रहती है, उसके माध्यम से हम युवाओं को जोड़ते हैं और पुलिसिंग के तरीके उनको बताते हैं। और पुलिसिंग के तरीके साथ एक अनुशासन जो जीवन रहता है पुलिस का, वो उनमें आता है और क्राइम से दूर होते हैं लोग। तो मेरी तो युवाओं से जुड़ने की आदत है और मैं लगातार संवाद करता हूँ। लाहौर में भी वही करूँगा, मैं संवादहीनता किसी के साथ नहीं रखूँगा। जी, तो जनता और युवा आपको देख रहे हैं, क्या अपने स्लोगन देना चाहेंगे जो अक्सर आप प्रयास करते हैं युवाओं को जोड़ने के लिए? हाँ, युवाओं को जोड़ने का मेरा यही है कि आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, अच्छा वर्क करें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने परिवार पे ध्यान दें और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि से दूर रहें। एक सवाल ये भी आता है कि आपने देखा होगा शादी समारोह में जाते हैं लोग, फायरिंग करने का बड़ा रिवाज हो गया है, लोग फायरिंग करते हुए देखे जाते हैं। तो रविंद्र शर्मा लाहौर में आ चुके हैं, तो अब इन पे भी कार्रवाई होगी लगभग? हाँ बिल्कुल होगी। हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसमें आदेश भी निकले हुए हैं, 144 के तहत भी आदेश हैं। तो अगर कोई भी हर्ष फायर करता है, उसका वीडियो हमको मिलता है या किसी भी तरह की शिकायत आती है तो निश्चित ही उस पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
रविंद्र शर्मा जी, लाहौर में आए हुए आपका कुछ ही वक्त हुआ है। लाहौर में आकर के आपने किन व्यवस्थाओं पर पहला ध्यान दिया है? लाहौर में आके सबसे हमारा जो विषय रहता है वो कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था में जब मैं आया तो मुझे यहाँ सबसे पहले जो समझ में आया, जो मार्केट है लाहौर का, लाहौर के मार्केट में जब मैं गया तो वाहन अव्यवस्थित यहाँ खड़े होते हैं। लोग, दुकानदार अपना सामान भी बाहर निकाल लेते हैं। इस पर हमने फोकस किया है कि वो अपने सामान को थोड़ा एक निर्धारित सीमा में रखें, और इसमें हमने नगर पालिका का भी सहयोग लिया और वाहनों को व्यवस्थित कराएं। इसका फ़ायदा ये, एक तो एक्सीडेंट रुक जाते हैं, दूसरा आपसी विवाद नहीं होते हैं, तीसरा जो वाहन हैं उनकी चोरी रुक जाती है। और वाहनों में हम ये भी देख रहे हैं कि जो वाहन खड़ा कर रहा है वो लॉक लगा रहा है। यहाँ लोगों को आदत नहीं है। कई सारे वाहन मैंने देखा कि बीच में खड़े होते हैं लेकिन उनमें लॉक ही नहीं लगाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप लॉक लगा के नहीं गए तो बोले साहब पास ही तक गया था मैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वाहन आपके हैं, वाहन चोरी को रोकने का अच्छा तरीका आपका सजग होना है, तो आप उनमें लॉक लगा के प्रॉपर तरीके से सुरक्षा इंतजाम करके ही सही तरीके से खड़े करें व्यवस्थित जगह पे। ये हमने एक प्रयास अभी लाहौर में किया है। इसके साथ साथ क्राइम का काम तो पुलिस करती है, तो जो अपराध हैं पुराने पड़े हैं उनका निकाल करें, जो बदमाश फरार हैं उनकी अरेस्टिंग करें और इलेक्शन के काम करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। एक अहम मुद्दा लेके आए हैं जो आप सबके लिए है, जो युवाओं के लिए है, जो अक्सर इस साजिश के घेरे में फंसते हुए नज़र आते हैं। सवाल है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्लिप आती है, एक मैसेज आता है, एक लिंक आती है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो एक ओपन न्यूड लड़की आ जाती है और जिसके घेरे में हम फंस जाते हैं और फिर वो डिमांड की जाती है एक मोटी रकम की। तो कैसे बच सकते हैं? विभिन्न सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। ये साइबर क्राइम के तहत आता है। तो मेरी सभी से अपील है कि अनावश्यक, जो आप जिनको जानते नहीं हैं, जिनसे आप परिचित नहीं हैं, वो कुछ भी आपको डाटा भेज रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, उस पर अनावश्यक क्लिक ना करें। अगर आप क्लिक करते हैं तो तत्काल अगर ऐसा कुछ आपको समझ में आता है तो उसको आप हटा दें, डिटेक्ट कर दें। ऐसे नंबर को आप उसमें डाल दें, अपने ब्लॉक लिस्ट में डाल दें। यही तरीका है। फिर भी अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो तत्काल पुलिस को ज़रूर अवगत कराएं। इसमें कई लोग, इनके साथ घटना घटित हो जाती है, पुलिस को बताते ही नहीं है। पुलिस आपकी मदद के लिए, हमारे यहाँ साइबर सेल की एक टीम भी है, वो इस पर नज़र भी रखती है। तो मेरी सभी से अपील है कि साइबर अपराधों से आप बचें, और उससे बचने का तरीका है जागरूकता। अनावश्यक चीज़ों पर क्लिक ना करें। जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हीं से आप संपर्क में सोशल मीडिया के माध्यम से रहें। ऐसे लोग जिनको आप जानते ही नहीं हैं, उनसे केवल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपकी बात हो रही है, आपको ये भी नहीं पता वो सामने जिससे आप बात कर रहे हैं वो लड़का है या लड़की है, किस एज का है, किस कंट्री का है, कहाँ से आपसे बात कर रहा है। तो ऐसे लोगों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस ही उसमें बचाव है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह भी आता है, यदि वो जाल में फंस चुका है, उसके सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हो चुकी हैं तस्वीरें और वो वायरल करने की धमकी दे रहा है। अक्सर आपने देखा होगा ये लड़कियों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि उनको धमकी दी जाती है कि हम सोशल मीडिया पर ये वायरल कर रहे हैं। अगर ऐसा हो चुका है तो वो कैसे बच सकता है, क्योंकि उनका भी एक फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर के वीडियो कॉल भी करता है? हाँ बिल्कुल, इससे बचने का तरीका है, जैसे ही आपको लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, प्रथम दृष्टया आपको समझ में आया तो आप तत्काल उसके जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय जरूर लें सबसे पहले। और जो आपके निकटवर्ती साइबर सेल होगी, एक ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में साइबर की एक टीम रहती है, उसके पास जाएं। और अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते तो थाने पर जरूर आएँ और अपनी पूरी संपूर्ण वार्तालाप बताएं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से मदद मिल जाएगी। विभिन्न टूल्स हमारे पास रहते हैं, उनसे हम बिल्कुल मदद करते हैं। बिल्कुल। आपने एक और देखा होगा सोशल मीडिया के ट्रेंड में एक और आ चुका है, हाउस को लेकर के, एक महिला हाउस अरेस्टिंग को लेकर के जो प्रचलन में अभी नया सोशल मीडिया पर आया है, इसके तहत आप क्या कुछ बताना पाएंगे? हाँ, इसके तहत यही है कि जैसा मैंने पहले कहा था, सोशल मीडिया का ज़माना है तो इसका मिसयूज भी बढ़ा है। वर्तमान में एक प्रचलन में है हाउस अरेस्टिंग। इसमें वो ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं जो वृद्ध होते हैं या जो घर में अकेले हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं। उनको ये भय दिखाया जाता है फ़ोन करके कि आपके खिलाफ फलाने डिपार्टमेंट से, लीगल डिपार्टमेंट से नोटिस इशू हो चुके हैं, 5 अपराध आपके खिलाफ दर्ज हैं, आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके सारे फ़ोन हमने सर्विलांस पे ले लिए हैं। और इतना डरा दिया जाता है उनको कि वो हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद रैंसम मांग करते हैं, लोग डर के मारे उसको पूर्ण भी कर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, इसी तरह का कोई भी फर्जी कॉल आपके पास आता है,
कहीं भी आपको वो सीबीआई का डायरेक्टर, किसी भी संस्था का बड़ा पदाधिकारी बताता है तो आप उससे वार्तालाप ना करें, उसके उस नंबर को उसी लेवल पे ब्लॉक कर दें, किसी भी नंबर से उस पर बात ना करें और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे केवल जागरूकता से ही बचाव हो सकता है। घर घर में पुलिस नहीं बैठ सकती है, तो हमारा ये संदेश अगर घर घर में पहुंचेगा, इस तरह के फेक कॉल जो आते हैं उससे आप दूर रहें, और अगर आते भी हैं तो तत्काल पुलिस को अवगत कराएं। और महिलाओं से या बच्चियों से मेरा अनुरोध है, बालिकाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने घर के जो भी समझदार व्यक्ति हैं उससे अपनी बातें जरूर बताएं। और परिजनों से भी मैं कहूँगा कि वो अपने बच्चों से संवादहीनता ना रखें, संवाद बनाए रखें। बिल्कुल, अवेयरनेस और जागरूकता बहुत बड़ा माध्यम है। लड़कियों को फंसाने का काम भी शुरू कर दिया उन्होंने, और आप अक्सर देख रहे हो कि प्रेजेंट में बहुत सारी लड़कियां भाग भी रही हैं, उनके बहकावे में आ जाती हैं, वो चली जाती हैं, बाद में पछतावा होता है जी, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा कि वो अपनी सारी बातें अपनी, इसमें माँ बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अगर माँ उनकी दोस्त के रूप में होती हैं तो अपनी सारी बातें माँ से साझा करती हैं। समय रहते अगर ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं माँ को तो बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो बच्चों से संवाद करना इसमें बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, उनको ये बताना क्या गलत है क्या सही परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो मेरा सभी परिवारों से आग्रह है कि अपने बालक बालिकाओं से संवाद रखें और इस तरह की चीज़ों को उनसे डिस्कस करें जिससे वो आपको खुल के बता सकें। बहुत सारी चीज़ें केवल इसलिए हो जाती हैं कि बच्चे डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर अन्य लोगों से डिस्कस करते हैं चीज़ों को, वो उनका मिसयूज कर लेते हैं। जी, स्कूल कॉलेजों में भी आपने देखा होगा लोग बैड टच भी ज़्यादा करते हैं छोटी छोटी बच्चियों से, तो उसके लिए भी क्या? हाँ, उसके लिए शासन बहुत प्रयासरत है और बैड टच गुड टच इसके संबंध में अवेयरनेस के लिए बहुत सारी टीमें बना रखी हैं। हमारे यहाँ जो महिला सेल होती है, जो महिला थाने होते हैं, और नगर, इसके अलावा जो बहुत सारी अन्य संस्थाएं हैं वो बैड टच गुड टच के बारे में समय समय पर जाके कॉलेज और स्कूल में अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं। और आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी ऐसी क्लिपिंग बैड टच और गुड टच को लेके मिल जाएंगी। तो अपने जो परिजन हैं वो कम से कम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो बैड टच गुड टच वाली चीज़ें और उनकी क्लिपिंग बच्चों को जरूर दिखाएं, जिससे बच्चे अवेयर रहें कि क्या बैड टच है और क्या गुड टच है। जी, रविंद्र शर्मा जी का जब नाम लिया जाता है पुलिस विभाग के अंदर तो अक्सर थाने और जिलों में आपके प्रोग्राम आते रहते हैं, लोग आपको सुनते भी हैं। आपने एक लंबा अनुभव भी किया है, आपने ट्रेनिंग भी ली है। एक सही पुलिसिंग के रूप में देखा जाए, लोग पुलिस के दहलीज पर आते हैं, कांपते हैं, जो जागरूक नहीं होते हैं, डरते हैं पुलिस से, कहीं हमारा दुरुपयोग करके पुलिस कोई डिमांड या हमें परेशान ना करे या प्रताड़ित ना करे। तो सही पुलिसिंग क्या है सही मायने में, जिससे जनता और पुलिस का जो है कनेक्टिविटी है वो अच्छी रहे? देखो, पुलिस क्या है कि पुलिस एक ऐसी संस्था है जिसके पास हमेशा दो पक्ष आते हैं। एक पक्ष वो है जो पीड़ित होता है, एक पक्ष वो है जो प्रताड़ित करता है। तो हम हमेशा एक पक्ष के विरोध में खड़े होते हैं। तो एक पक्ष के हम हमेशा विरोधी रहते हैं, उन पर अपराध दर्ज करते हैं, पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, जेल भेजते हैं, विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करते हैं। तो एक धड़ा पुलिस का विरोधी बना रहता है। और अंग्रेजों के समय में पुलिस एक दमनकारी संस्था के रूप में थी, तो पुलिस की एक नकारात्मक छवि बन गई है। लेकिन पुलिस एक ऐसी है जिसमें प्रेजेंट में सबको पुलिस की आवश्यकता है। आपके यहाँ अगर चोरी हो जाती है तो आप पहला फोन जो याद करते हैं वो पुलिस को ही याद करते हैं। वो मेरी जो कोशिश रहती है कि जनता से आपका सीधा संवाद हो, पब्लिक आपसे जुड़े, आपको जाने और पब्लिक आपको सूचनाएं खुद ही दे। अगर पब्लिक से आप सीधा जुड़ाव रखते हैं और लोगों से कनेक्टिविटी रखते हैं तो बहुत सारे अपराध आपके होने से पहले ही रुक जाते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस में सीधी सूचनाएं आ जाती हैं। प्लस क्षेत्र में जब हम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं, डायल 100 के बारे में बताते हैं, 108 के बारे में बताते हैं, 1090 महिला हेल्पलाइन के बारे में बताते हैं, तो उन पर भी लोग कॉल करा के अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जनता से सीधी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जनता में पुलिस का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन बदमाशों में, गुंडों में पुलिस का भय होना चाहिए। तो ये एक मैं इस सोच के साथ में काम करता हूँ। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ पब्लिक से मेरा संपर्क अच्छा रहता है। और मुझे अभी तक जो विभिन्न थाने विभिन्न जिलों में मैंने काम किया है उसमें पब्लिक से मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है और लोगों से बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, विश्वास के साथ लोग बताते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जिस थाने में हूँ उस विश्वास पर खरा उतरूँ और उनकी सूचनाओं को अपने तक सीमित रखूँ। बिल्कुल जी। तो पुलिस की कार्रवाई करने का तरीका क्या रहता है जब लड़की लड़का के साथ भाग जाती है? इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, दो तरह की चीज़ें।
जब नाबालिग बच्चियां जाती हैं जो 18 साल उससे नीचे की हैं, तो पुलिस पूर्ण संवेदनशीलता के साथ काम करती है और इसमें हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। 363 अपहरण के तहत कायमी करते हैं और उनके दस्तयाबी के पूरे प्रयास करते हैं। कैसे गई, कहाँ से गई, उसके मित्र यार कौन है और जो प्रक्रिया है, उनके परिजन है, कहाँ से लिंक अप है, तो वो सब कड़ियों को हम जोड़ते हैं। क्योंकि पुलिस भगवान नहीं है, एक सिखाई हुई चीज़ों पे हम चलते हैं। हमारे पास तकनीकी है और सिखाई हुई हमारे पास चीज़ें हैं, जो हमारी चीज़ें हैं उसके तहत हम काम करते हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये रहती है, जब नाबालिग बच्ची जाती है तो तेज़ी से हम डिटेक्ट कर लें। हम संवेदनशीलता को समझते हैं कि किसी की भी बच्ची अगर जाएगी तो उसके मन पे क्या गुजर रही है, तो उसी संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं। लेकिन कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरी यही अपील है कि थोड़ा सा संवाद पुलिस के साथ ऐसे परिजन बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। कई बार ये भी मैंने पाया है कि परिजन आके जब बच्ची या बालिका चली जाती है तो कंप्लीट बात नहीं बता पाते हैं। जब कंप्लीट बात नहीं बताते हैं तो लैक छूट जाती हैं चीज़ें उसमें, तो फिर हमको कड़ियाँ जोड़ने में परेशानी आती है। तो परिजनों से यही आग्रह है कि जब भी इस तरह की घटना अगर उनके साथ हो रही है तो वो कंप्लीट बात हमको आके बताएं, जिससे हम तेज़ी के साथ उनकी बच्ची को ढूंढ सकें। इस मामले में अभी अभी आपने देखा होगा एक फर्जी कार्रवाई भी देखी गई है, जब एक बच्ची जाती है। इंदौर का केस आपने अभी नया देखा होगा, अभी अखबार की सुर्खियों में है, जिसमें माननीय श्री केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने काफ़ी पहल की और हर हाल में लड़की को जब्त करने की बात की गई। तब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें पाया गया कि वो सारा एक रचाया षड्यंत्र था। लड़की ने ही अपनी विदेश जाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। शायद आप वाकिफ होंगे इस घटना से। हाँ, मैंने इसको न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। बिल्कुल है, इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। मैंने फिर पहले कहा था, अभी भी कहूँगा, उसका तरीका यही है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ संवेदनशीलता रखें, संवाद रखें, प्रॉपर तरीके से बच्चों से जुड़ें, तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। आपका एक निजी सवाल करना चाहेंगे, जो आपकी कार्यशैली में हमने देखा है, अक्सर लोग गाय पशुओं को छोड़ देते हैं सड़क पर और वो आए दिन घटनाओं के शिकार हो रही हैं। लेकिन पहले ही हमने आपके घर पर देखा है, आपके रूम पर देखा है कि एक गाय को आपने पाल रखा है। आप नंदरी रखा है, आप पालने का काम करते हैं और लोग बाहर छोड़ रहे हैं, कैसे? नहीं, मेरा तो जो जानवर हैं उनसे लगाव है। शुरू से मैं पशु प्रेमी रहा हूँ। एक गाय की बछिया मैंने पाल रखी है, उसकी माँ ख़त्म हो गई थी तो बहुत छोटी थी, तो मुझे मिल गई, तो उसको मैंने बस बड़ा किया, अभी मेरे साथ ही रहती है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि आप पशुओं से प्रेम करें, वो भी ईश्वर की देन है। तो जहाँ भी आप जो मदद कर सकते हैं, किसी को दाना खिला सकते हैं, किसी के लिए पानी रख सकते हैं, किसी को चारा खिला सकते हैं, तो करना चाहिए। परमार्थ के काम करना चाहिए। बिल्कुल, परमार्थ के काम करना चाहिए। पुलिस जनता की सेवा करती है और पशुओं को भी उसी नज़र से देख रही है। रविंद्र शर्मा की कार्यशैली की बात करें, एक सवाल आपसे और पूछ लेते हैं चलते चलते, कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने जाते हैं, तुरंत कार्रवाई कर लेते हैं, तत्काल कार्रवाई उठा लेते हैं, कैसे आप ये कर लेते हैं, क्या रहता है? जब भी कोई सूचना आती है अपराध को लेके तो पूर्ण संवेदनशीलता के साथ हम लोग तत्परता के साथ काम करने का प्रयास करते हैं। और मेरा जो पर्सनल है कि अगर आप तेज़ी से काम करेंगे तो आपको पुख्ता सबूत मौके से मिल जाएंगे। घटनास्थल का तेज़ी से निरीक्षण करेंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे। वो अधिकांश से मैंने ये देखा है कि लोग से जब बात करते हैं, जो सही बात है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लोग रखते हैं, लेकिन जब गलत होता है तो वो हिचकिचा जाते हैं। उनकी वाणी से पता चल जाता है क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। तो इन सब साक्ष्यों को जोड़ते हुए, कड़ियों को जोड़ते हुए हम तेज़ी से वर्क करते हैं। और जब भी कोई गंभीर अपराध होता है तो एक टीम के रूप में काम करते हैं। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निर्देशन में, अशित यादव जी के निर्देशन में, टीम के रूप में हम लोग काम करते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ ही वक्त हो गया, आचार संहिता लग चुकी है। शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है? इसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अशित यादव जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश, इलेक्शन कमीशन के भी दिशा निर्देश हमारे पास आ रहे हैं, उनको लेके हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारियों में सबसे ज़्यादा रहता है जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो बाउंड ओवर हो जाएं, जो जिला बदर लायक हैं, जो प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, उनके जिला बदर हो जाएं। जो गंभीर अपराधों में फरार हैं और ऐसे अपराध हैं जो पब्लिक से सीधे रुके हुए हैं, उनकी अरेस्टिंग हो जाए। इलेक्शन संबंधी जो अपराध हैं वो उनमें कंप्लीट कार्रवाई हो जाके चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो जाए। तो यही हमारी तैयारी है। गुंडे बदमाशों को समझ में आना चाहिए कि पुलिस यहाँ मौजूद है।
बस ये हमारी तैयारी है। इसके बाद चुनाव शांति। लाहौर का इलाका जो है यूपी से सटा हुआ है, इसके लिए आपने क्या कुछ तैयारी की है? हाँ, यूपी जो बॉर्डर है यहाँ पे हमारा एक चेक पोस्ट लग गया है, अभी से हमने स्टार्ट कर दिया चेक पोस्ट पर। राजस्व की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से उस पर काम कर रही है और उस पर हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। साथ में नाइट में हमने यूपी बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी है। साथ में ही हमने यूपी के जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो बॉर्डर पर थाने लगते हैं, उनके साथ बॉर्डर मीटिंग का भी आयोजन किया है। उनसे प्रॉपर कांटेक्ट में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनसे हम विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से बॉर्डर ग्रुप बना के भी लगातार उनसे संवाद बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ के जो आरोपी हैं और उनके यहाँ के जो आरोपी हैं, जो उनकी तरफ रहते हैं, हमारे यहाँ क्राइम करते हैं, हमारे यहाँ जाके उनके यहाँ क्राइम करते हैं, उनकी डिटेल हमने साझा की है और एक दूसरे को पकड़ने में हम मदद करेंगे। और लास्ट में ही जब ये चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का और पीक बढ़ेगा, तो हम साझा चेकिंग भी वहाँ पर लगाएंगे। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हुए थे लाहौर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा। तमाम पहलुओं पर चर्चा की है और जागरूकता को लेकर ये इंटरव्यू हमने लिया था। इस इंटरव्यू में तमाम वो सवाल पूछे जो आपके सवाल थे। इसके बाद भी कोई आपका सवाल छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए। हम अगले इंटरव्यू में फिर उनसे मुलाकात करेंगे। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय दीजिए। जुड़े रहिए आपके जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद सर हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें कोई सद्भाव नहीं। तो सद्भाव के काम करते रहें, भाईचारा बनाए रखें, संवेदनशीलता के साथ काम करें। जय हिंद, जय भारत।